बिहार में करोड़ों के अवैध बालू खनन पर ईडी का शिकंजा, 12 ठिकानों पर छापेमारी, करोड़ों की नकदी बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार के बांका जिले में कथित 131 करोड़ रुपए के अवैध बालू खनन मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। राजस्थान, दिल्ली, गुरुग्राम, पटना और बांका समेत 12 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई है, जिसमें करीब 2 करोड़ 92 लाख रुपए नगद और जमीन से जुड़े दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड्स और कई डिजिटल साक्ष्य बरामद होने का दावा किया गया है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि वर्षों तक अवैध खनन के जरिए करोड़ों रुपए का कारोबार किया गया था और फिर उस धन को वैध दिखाने की कोशिश भी की गई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या यह कार्रवाई बिहार में अवैध खनन नेटवर्क्स पर सबसे बड़ी चोट है या फिर यह केवल शुरुआत है। आइए इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी पत्रकार रवि सर। सर, क्या ईडी की यह कार्रवाई बिहार में अवैध बालू खनन और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क्स के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन माना जाएगा? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से एक साथ कई राज्यों में 12 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई और करोड़ों रुपए की नकदी के साथ साथ वित्तीय दस्तावेज बरामद होने का जो दावा किया गया, इससे यह कार्रवाई काफ़ी महत्वपूर्ण दिखाई देती है। यह सिर्फ अवैध खनन की जांच नहीं है, बल्कि उस कथित कमाई के पूरे आर्थिक नेटवर्क को समझने की भी कोशिश है। यदि जाँच में यह साबित होता है कि अवैध खनन से अर्जित धन को अलग अलग माध्यमों से निवेश या अन्य लेन देन के जरिए वैध बताने की कोशिश की गई, तो मामला केवल खनन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग का भी यह गंभीर मामला बन सकता है। हालांकि अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा, लेकिन फिलहाल यह कार्रवाई अवैध खनन से जुड़े मामलों में एक बड़े और संगठित अभियान के रूप में देखी जा रही है, क्योंकि बालू खनन के नाम पर इतनी बड़ी कार्रवाई इससे पहले देखने को नहीं मिली थी। और एक साथ 12 ठिकानों पर छापेमारी, और बिहार ही नहीं, बिहार के अलग अलग राज्यों में भी आपको पता है कि छापेमारी चल रही है, और जो दावे किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो दावे हैं वो हड़कंप मचाने वाले हैं। सर, तो ऐसे में यदि 2015 से 2023 तक कथित रूप से अवैध खनन चलता रहा, तो इससे वर्षों तक निगरानी व्यवस्था कहाँ थी? देखिए, यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि यही इस पूरे मामले का सबसे अहम और संवेदनशील सवाल है। आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। यदि जांच एजेंसियों के दावे के अनुसार कई वर्षों तक बड़े पैमाने पर कथित अवैध खनन हुआ, तो वाकई यह सवाल है। तो यह जानना भी जरूरी होगा कि उस दौरान निगरानी व्यवस्था कितनी प्रभावी थी। खनन गतिविधियों पर नजर रखने की जिम्मेवारी विभिन्न सरकारी एजेंसियों और विभागों की होती है। ऐसे में यह जांच का विषय है कि क्या यही सूचना देने में चूक हुई? आखिर कहाँ ये चूक हुई? गिरफ्तारी कमजोर रही या फिर किसी अन्य स्तर पर अनियमितता हुई? तो कहीं ना कहीं तो लापरवाही हुई। हालांकि इन सभी पहलुओं की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। यदि जांच में किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने आती है, तो कानून के अनुसार कार्रवाई होना निश्चित है, क्योंकि जब भी किसी के खिलाफ इस तरह का मामला उजागर होता है तो उनके खिलाफ FIR होता है, कानूनी कार्रवाई होती ही है। अब यह मामला केवल एक कंपनी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भी जांचने का एक बड़ा अवसर है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए निगरानी प्रणाली को और कैसे मजबूत बनाया जाए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब भ्रष्टाचार हो जाते हैं और शिकायतें मिलती हैं, उसके बाद कार्रवाई शुरू होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि शिकायत मिलती रहती है, लेकिन आंख मूंद करके एजेंसियां बैठी रहती हैं और उन पर समय रहते कार्रवाई नहीं हो पाती है। इसका नतीजा ये होता है कि ऐसे भ्रष्टाचार करने वाले लोग कुछ संपत्ति बना लेते हैं और फिर मामला इनका चलता रहता है और ये मौज काटते रहते हैं। तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि निगरानी तंत्र को मजबूत किया जाए और समय से पहले ही इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि इन्हें इस तरह का कृत्य करने का मौका नहीं मिल सके। सर, तो ऐसे में क्या केवल छापेमारी और नकदी बरामद होने से अवैध खनन पर रोक लग जाएगी या फिर अस्थायी सुधार की भी जरूरत है? देखिए, छापेमारी और जांच निश्चित रूप से कानून लागू करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, लेकिन किसी भी समस्या का स्थायी समाधान केवल कार्रवाई से नहीं होता। अवैध खनन जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए तकनीकी निगरानी, पारदर्शी खनन व्यवस्था, नियमित निरीक्षण और डिजिटल ट्रैकिंग जैसी व्यवस्थाओं को भी मजबूत करना होगा, ताकि गड़बड़ी होने से पहले या जिस समय गड़बड़ी शुरू हो उस समय ही आपको इन तमाम चीज़ों की जानकारी हो जाए। इसके साथ साथ सुनिश्चित करना यह भी होगा कि वैध खनन की प्रक्रिया स्पष्ट और पारदर्शी होनी चाहिए। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर समयबद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। यदि जांच एजेंसियों की कार्रवाई लगातार और निष्पक्ष तरीके से जारी रहती है तथा दोष और सिद्ध होने पर कानूनी परिणाम भी सामने आते हैं, तभी इसका
व्यापक प्रभाव लोगों के अंदर दिखाई देगा और लोगों को ये भरोसा भी होगा कि नहीं भाई, ऐसे भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ या ऐसे गलत काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इसलिए कार्रवाई के साथ साथ नीतिगत और प्रशासनिक सुधार भी उतने ही आवश्यक हैं जितने कि आपको इनके खिलाफ कार्रवाई करना, क्योंकि जब आपके पास मॉनिटरिंग की नीति रहेगी तो आपको समय से पहले पता चल जाएगा कि गड़बड़ी कहाँ हो रही है और उस समय आप कार्रवाई करेंगे तो ऐसे लोगों को इतने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिलेगा। तो जरूरत यह है कि समय से पहले भ्रष्टाचार को रोका जाए। हालांकि भ्रष्टाचार हो जाता है या फिर कोई बड़ी गड़बड़ी हो जाती है, शिकायत मिलने के बाद तो कार्रवाई होती है, ये तो कानून का प्रावधान है, ऐसा तो चलते ही रहता है। हर मामले में संभवतः मुझे लगता है कि ऐसा ही होता है, जब पता चलता है उसके बाद कार्रवाई शुरू होती है। लेकिन जरूरत है कि निगरानी तंत्र को इतना मजबूत बनाया जाए कि समय से पहले ही इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जाए ताकि इन लोगों को पैर पसारने का मौका नहीं मिले। तो क्या इस कार्यवाही के बाद, इस मामले के बाद बिहार में अन्य खनन परियोजनाओं और कंपनियों की भी व्यवस्था पर जांच होनी चाहिए? अब देख लीजिए, यदि किसी मामले में जांच के दौरान ऐसे तथ्य सामने आते हैं तो व्यापक स्तर पर अनियमितताओं की ओर संकेत तो करते ही हैं और संबंधित एजेंसियां कानून के अनुसार अन्य मामलों की भी जांच करती हैं। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि हर जांच ज़रूरी है कि तथ्यों, दस्तावेजों और उपलब्ध जो प्रमाण होते हैं उनके ही आधार पर होने चाहिए, उनके ही आधार पर इनको आगे बढ़ाना चाहिए। बिना प्रमाण के किसी भी संस्था या व्यक्ति पर आरोप लगाना उचित नहीं होता है। यदि जाँच एजेंसियाँ समान मानकों के आधार पर सभी संदिग्ध मामलों की निष्पक्ष जाँच करती हैं तो इससे खनन क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ सकती है और नियमों का पालन भी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। तो आप ये समझ लीजिए कि साथ ही इससे ईमानदारी से काम करने वाले कारोबारियों का विश्वास भी मजबूत होता है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा पहलू है। क्योंकि जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं उनको परेशानी हो, जो भ्रष्टाचार करते हैं वो अकूत संपत्ति बनाए तो कहीं ना कहीं मनोबल टूटता है। और सबसे बड़ा जो जांच एजेंसियां हैं या फिर जो कार्रवाई करने वाली जो एजेंसियां हैं, अगर उनके प्रति आम लोगों का अगर भरोसा टूटता है तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। हालांकि अंततः इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यही होगी कि जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और कानून के दायरे में पूरी की जाए ताकि जो भी तथ्य सामने आए उनके आधार पर उचित कार्रवाई की जा सके। हालांकि अब इस मामले में बहुत सारे चीज़ें उभर करके सामने आ गई हैं। कैश बरामद होने की भी बात कही जा रही है। 131 करोड़ रुपए का ये बहुत बड़ा घोटाला है और ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने की भी कोशिश की गई है। तो कहीं ना कहीं ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग से भी जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अंतिम निष्कर्ष तो जांच एजेंसियों के रिपोर्ट के बाद ही आएगा कि अब जांच एजेंसियां इसमें क्या कुछ फाइनल करती हैं। तो सुना आपने, तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ईडी की यह जो कार्रवाई है ये बिहार में अवैध खनन के खिलाफ निर्णायक मोड़ साबित होगी या फिर जांच में अभी कई और बड़े खुलासे होने बाकी हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।